तो आइए अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक सिस्टम ले लेते हैं और इस सिस्टम में एक मास जो है वो एक स्प्रिंग से अटैच है और स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है, k है। ओके, अब जब हम इस मास को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है। तो हम क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं F। विद्यार्थी, जब हम इस मास को डिस्प्लेस करने के लिए एक फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स को संतुलित करने के लिए, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए सिस्टम द्वारा दो फोर्स उत्पन्न होते हैं। सिस्टम में दो फोर्स उत्पन्न हो सकते हैं, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है और दूसरा हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो अगर हम F फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो स्प्रिंग जो होगा वो क्या करेगा, इस एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करेगा और इसके लिए वो एक फोर्स पैदा करेगा जो स्प्रिंग फोर्स होगा, और स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर जिस सरफेस पर हमने इस ब्लॉक को रखा है और उस सरफेस पर यदि फ्रिक्शन है, यदि वो सरफेस जो है उसमें फ्रिक्शन है, उस सरफेस के पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी पैदा होगा और इसको हम लोग कहेंगे इस कैपिटल F मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। आप इसको स्मॉल f से भी डिनोट कर सकते हैं। और यह जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स और प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू टोटल फोर्स। ओके विद्यार्थी, टोटल फोर्स क्या करेगा, यदि किसी सिस्टम पर तो जो टोटल फोर्स लग रहा है वो टोटल फोर्स उस सिस्टम में एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो हम इस राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स और प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये इसको लिख देते हैं कंजर्वेटिव और ये हो जाएगा आपको नॉन कंजर्वेटिव। तो ये हो जाएगा m इंटू डी बी बाई डी टी, चूँकि m इंटू ए इक्वल टू डी बी बाई डी टी। ओके, तो ये हमारा पहले वाला इक्वेशन की तरह ही आ रहा है। अंतर ये है कि पहले वाले इक्वेशन में जब हमने शुरुआत किया था तो हम केवल f लिए थे और हमने m इंटू डी बी बाई डी टी लिया था, क्योंकि उस समय हम लोगों ने फोर्स को डिफाइन नहीं किया था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब हमने फोर्स को कंजर्वेटिव एवं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के पॉइंट से डिफाइन कर दिया है। बोथ साइड आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो आप लिखेंगे एफ सी डॉट डी आर प्लस एफ नॉन कंजर्वेटिव डॉट डी आर इक्वल टू एम डी बी बाई डी टी डी आर। ओके, कोई दिक्कत? आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको लेना है, आप इसको डॉट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं और आप इसको स्केलर रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा गौर करते हैं। ये हो जाएगा एफ सी डी आर डॉट प्रोडक्ट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट मास, और ये देखिए ये r है, डी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। अगर आप इसको एक साथ समेटेंगे तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v डी वी बाई डी टी। ओके, कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इसको इंटीग्रेशन कीजिए, ये हो जाएगा f नॉन कंजर्वेटिव डॉट डी आर प्लस इंटीग्रेशन f नॉन कंजर्वेटिव डॉट डी आर बराबर इंटीग्रेशन मास बाहर निकाल देते हैं और v डी भी सॉरी डी आर बाई डी टी इक्वल टू v हो गया। तो ये डी टी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने गलती से लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन है। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन। और थर्ड जो टर्म है जो RHS में है वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन प्लस W इसको लिख सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव।
वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये कैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ देखिए m बाहर है, v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2, लिमिट हमको लेना है, हम लोअर लिमिट vi अपर लिमिट vf लेते हैं, तो mvf² माइनस mvi², ये हो जाएगा kf, ये हो जाएगा ki, kf माइनस ki इक्वल टू डी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये जो टर्म्स है, अब इस फर्स्ट टर्म्स को थोड़ा सा हमको इस टर्म्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये टर्म क्या है। ओके विद्यार्थी, आइए हम इस टर्म को समझने के लिए एक मास ले रहे हैं m, और इसको हमने अर्थ सरफेस पर रखा है, और इसको हम डिस्प्लेस करके ऊपर ले जाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क करेंगे। तो गौर करते हैं, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, -mg z डायरेक्शन में, और इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ, और डिस्प्लेस करके मैं उसको h ऊंचाई तक ले जा रहा हूँ ऊपर के दिशा में, तो h किधर हो जाएगा, j डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, यदि आप इसको डिस्प्लेस करके h ऊंचाई तक ले जाते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स, चूंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू हो जाएगा Fc/dr, या इसको आप लिख सकते हैं, चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आप इसको लिख सकते हैं Fg/dr, और ये हो जाएगा फोर्स कितना है, -mg j डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका है h j डायरेक्शन, j.j इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -mgh। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू -mgh हो गया, यदि हम उसको h ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको h ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज हुआ, इसको आप हाई स्कूल 9th क्लास और क्लास 9th और क्लास 11 में भी आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप इस मास को डिस्प्लेस करके h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, और ये जो पोजीशन है जब ये अर्थ सरफेस पर था, तो इस समय इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप कितना मानेंगे, 0 मानेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस बात का मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर क्या है, बल्कि इस बात का मतलब है कि उस सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को आप कहीं पर भी किसी भी रेफरेंस पॉइंट पर आप पोटेंशियल एनर्जी को 0 चुन सकते हैं। मानता बस आपको कैलकुलेट करना होता है। पोटेंशियल एनर्जी में मतलब इसी बात का होता है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये नहीं कि उस रेफरेंस पर पोटेंशियल का मान क्या है। तो हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल को इनिशियली 0 चुन सकते हैं। तो हमने इस सरफेस पर क्या चुन लिया है, 0 चुन लिया है। ओके, अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट अर्थ के सेंटर पर लेते हैं तो आप उसको वहाँ पर 0 चुन सकते हैं, और इस ऊंचाई पर अगर आप सरफेस पर आ रहे हैं तो आपका पोटेंशियल होता है Gm1/R माइनस Gm1/R इंटू स्मॉल m मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, लेकिन आपने रेफरेंस पॉइंट कहाँ चुना है, सरफेस पर चुना है। अगर आप इस ब्लॉक को h ऊंचाई तक लेकर जा रहे हैं तो मान लेते हैं उसकी अंतिम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, UH है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आप कैलकुलेट करते थे जब आप 9th में थे, तब भी कैलकुलेट किए थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यदि m मास है और सरफेस के काफ़ी नज़दीक रखा है और h ऊंचाई तक डिस्प्लेस किया जा रहा है तो वो कितना होता है, mgh होता है। तो du चेंज इन एनर्जी इक्वल टू mgh है। तो du बराबर, अब देखिए mgh का ऋणात्मक मान जो है, माइनस साइन अगर हम लगा देते हैं तो कंजर्वेटिव वर्क डन मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये माइनस साइन इधर लेकर आते हैं तो mgh बराबर माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब है du चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर इंटीग्रेशन Fc/dr, लेकिन यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हाँ सॉरी, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन का ऋणात्मक जो मान होता है, नेगेटिव मान होता है, वो मान आपको क्या बताता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताता है। तो अब यहाँ पर देखें तो Fc/dr अगर आप निकाल रहे हैं यहाँ से तो माइनस साइन को आप इधर लेकर चले जाइए, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस प्रकार से क्या है कि इस प्रकार से आपने ये समझ लिया कि जो फर्स्ट टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है। ठीक है, हाँ अलग बात है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव मान नहीं है बल्कि क्या है, नेगेटिव मान है। ठीक है, तो आप इसको राइट कर सकते हैं
आप पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं, ऐसा नहीं ना कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि यदि आप कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन करते हैं तो ये कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो किसी सिस्टम में, जिस सिस्टम पर आप यदि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन होता है तो सिस्टम में ये स्टोर हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं स्प्रिंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं आपके पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 से आपने x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। तो आपने क्या किया, इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया। तो डिस्प्लेस जो किया तो इसके कारण जो वर्क डन हो रहा है, चूँकि स्प्रिंग फोर्स क्या है, Fs इक्वल टू होता है k इंटू एक्स। और आप जानते हैं कि हमेशा स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के एक्सटेंशन के डायरेक्शन के विपरीत होता है। यदि आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो वो सिकुड़ने का प्रयास करेगा, और यदि आप सिकुड़ा रहे हैं तो फोर्स उसको फैलाने का प्रयास करेगा। तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यदि आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं बाई स्प्रिंग फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये कितना हो जाएगा, Fs इंटू dx इंटीग्रेशन। और ये कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा या स्प्रिंग फोर्स द्वारा वर्क डन हुआ। आप इसको देखिए, ये हो जाएगा kx dx इंटीग्रेशन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, अगर सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो 0 होगा। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन kx dx बराबर, थोड़ा सा गौर करते हैं, ये k तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा, माइनस सन यहीं पर। तो W बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस kx स्क्वायर बाई 2। अब ये देखिए, हमने जो वर्क डन किया या इस स्प्रिंग ने जो वर्क डन किया, ये वर्क डन जो है वो उसकी ये जो वर्क डन है वो आया माइनस kx स्क्वायर बाई 2। अब देखिए, अगर यही एनर्जी स्टोर हो रही है स्प्रिंग के अंदर में, ये एनर्जी अगर स्टोर हो रही है स्प्रिंग के अंदर में, तो क्या होगा कि अगर हम वर्क डन कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन हो रहा है, तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या होगी, स्टोर हो जाएगी, kx स्क्वायर बाई 2 जाकर सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इस पोटेंशियल एनर्जी का जो मान होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है माइनस WC माइनस माइनस प्लस kx स्क्वायर बाई 2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी kx स्क्वायर बाई 2 होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वह सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगी। यदि आप kx स्क्वायर बाई 2 है, और यदि आप इस स्प्रिंग को छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, यही पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। 2 कैंसल आउट, और वेलोसिटी v बराबर हो जाएगा आपको kx स्क्वायर बाई m रूट अंडर, तो वेलोसिटी v बराबर होगा रूट अंडर k बाई m इंटू एक्स। ओके, ये आपको किसका मान मिल जाता है, वेलोसिटी का मान मिल जाता है। ये एक्सटेंशन है और ये वेलोसिटी है 1/2 kx स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। हाँ ठीक, ओके। तो थोड़ा सा गौर कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो हमारा टर्म है, ये टर्म कितना आया, ये चेंज इन पोटेंशियल, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du, और ये है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बराबर ये कितना हो जाएगा dk। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू dk प्लस du, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू dk प्लस u। थोड़ा सा गौर करो, k प्लस u ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, इसको हमको समझना है। तो चलो हम यहाँ पर एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले रहे हैं, और किसी भी इंस्टेंट पर, टाइम पर स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना है, x है, और इस मास की जो वेलोसिटी है वो उस इंस्टेंट पर, यदि हम इंस्टेंट t ले रहे हैं तो इंस्टेंट t पर स्प्रिंग का एक्सटेंशन x है, और इससे जो जुड़ा हुआ मास है उसकी जो वेलोसिटी है v है। तो इस स्प्रिंग मास सिस्टम में टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी यदि तुम इसका कैलकुलेट कर रहे हो ई टोटल, तो हो जाएगा, इसमें दो प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है। आप कहेंगे कि सर ई बराबर mc स्क्वायर भी एनर्जी है, मॉलिक्यूलर एनर्जी भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है। नहीं, वो क्लासिकल एनर्जी नहीं होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी है, नहीं।
हम क्लासिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लासिकली दो प्रकार की एनर्जी इसके अंदर है, एक इसकी कैनेटिक एनर्जी 1/2 mv², इस ब्लॉक की कैनेटिक एनर्जी, और दूसरा है कि जब स्प्रिंग को मैंने एक्सटेंशन किया है तो स्प्रिंग जो है, चूँकि स्प्रिंग मास सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx²। तो ये जो दोनों टर्म होते हैं, ये दोनों टर्म को जब हम ऐड करते हैं कैनेटिक और पोटेंशियल को, तो हमको टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर ये k हो गया और ये क्या हो गया, u हो गया। तो k + u = कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, टोटल एनर्जी E हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए W नॉन कंजर्वेटिव = D और k + E = कितना, k + u = हो जाएगा E। अब यहाँ पर देखिए आपको एक और थ्योरम मिला, और ये थ्योरम क्या कह रहा है, ये थ्योरम कह रहा है कि वर्क डन, गौर करते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स = चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने एनसी फोर्स लिख दिया, आप समझ जाएंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में जो परिवर्तन होता है वो तभी हो सकता है जब सिस्टम पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है और इसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, मतलब पोटेंशियल का कोई अस्तित्व नहीं है, और इस ब्लॉक का मास m है और इसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी से हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। हमने एक पुश दिया इसको ताकि इसके पास कितनी वेलोसिटी हो जाए, v वेलोसिटी हो जाए। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है फ्रिक्शन वाला सरफेस है, और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू है। तो जब आप इस पर फोर्स अप्लाइड, जब आप इस पर क्या कर रहे हैं, इसको वेलोसिटी दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, कुछ दूर जाएगा। आप प्रैक्टिकली देखते भी हैं, कुछ दूर जाता है। यदि आप किसी सरफेस पर हैं और आप सरफेस पर किसी ब्लॉक को या डस्टर को लेकर आप फिसलाइए, वो कुछ दूर जाकर रुक जाएगा। तो कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ, ये रुक गया और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जा रही है। तो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हुई डेल्टा के, वो कितनी हुई, अंतिम काइनेटिक एनर्जी 0 रुक गया, और प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv²। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है और किसी प्रकार का स्प्रिंग इसमें अटैच नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसकी अस्तित्व नहीं है। तो डी के बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 mv²। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, अगर ये वर्क डन तुम कैलकुलेट करना चाहते हो तो वर्क डन किसके कारण होगा, फ्रिक्शन के कारण होगा, और फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा हो जाएगा μmg, और डिस्प्लेसमेंट यदि तुम यहाँ से यहाँ तक जाने में ले रहे हो x, तो तुम लिखोगे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स = μmgx। μmgx थोड़ा यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, μmgx, और μmg फोर्स हो गया f और डिस्प्लेसमेंट x हो गया। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में देखो, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए यहाँ कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस। अब देखो यहाँ पर WNC ऋणात्मक है, इसका मतलब वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स <0 है। और आप यहाँ पर देखो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी डेल्टा I बराबर D k + u बराबर du + dk, चूँकि du तो 0 है और ये है -1/2 mv²। अब यहाँ पर गौर करो, अगर वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मान निगेटिव होता है तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है। देखो शुरू में तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर तुम वेलोसिटी v से इसको पुश कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², और लास्ट में तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, जब ब्लॉक रुक जाएगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही है और काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी घट रही है। इसका मतलब है कि तुम्हारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब कि यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा तुम वर्क डन कर रहे हो और यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन निगेटिव है, तो जाहिर तौर पर है कि तुम्हारी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं इसको। मैंने थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को याद रखें कि व्हेन WNC <0 देन चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी <0, दैट्स मीन
इसका मतलब होता है कि यदि आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन निगेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, DECREASE, डिक्रीज करेगी। और व्हेन WNC पॉजिटिव, ये बहुत रेयर केस में ऐसा, ये हमेशा आपको ये मिलेगा, देन मैकेनिकल एनर्जी ग्रेटर देन 0, ये इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपके सिस्टम पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, चेंज करेगी। यदि आपके सिस्टम पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या मैकेनिकल एनर्जी के साथ क्या होगा। तो यहाँ देखिए, जैसे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, सिस्टम पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा गया है। तो यदि इफ WNC इक्वल टू 0, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग नहीं रहा है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जो है वो 0 है, तो समानता अगर आप फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट में आते हैं तो ये WNC तभी 0 हो सकता है, FDX ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये तभी 0 हो सकता है जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगते हैं, तो उसी लाइन पर लगते हैं जिस लाइन पर डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हैं, F और ये DX। या अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर कभी भी नहीं होते हैं, तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि ये तभी 0 हो सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर वो फ्रिक्शन के केस में आप आ रहे हैं, मैं फ्रिक्शन केस में डिस्कस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में नहीं। तो ये तभी संभव है जब फोर्स क्या हो, शून्य हो, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो। तो क्या हो जाएगा, WNC इक्वल टू 0, यहाँ से गौर करते हैं, W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू 0, इसका मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 0, और इसका मतलब है मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू कितना होगा, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। अगर आपके पास कोई मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है और उसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं 100% कि उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब फाइनल स्टेट की मैकेनिकल एनर्जी और इनिशियल स्टेट की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि E बराबर K प्लस यू होता है तो E बराबर हो जाएगा KF प्लस UF, और ये हो जाएगा EI बराबर हो जाएगा KI और प्लस में UI। इसका मतलब इनिशियल स्टेट के काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर होगा फाइनल स्टेट के काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से आपने पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स और इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ता है सिस्टम की एनर्जी पर, इसको आपने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और चूंकि ये जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का कंटिन्यूअस भाग है, ठीक है, तो हम क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया ताकि वो 1.5-2 घंटे का नहीं हो जाए। तो अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं, जब हमने इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी चीज़ों को समझ बना ली है, तो हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल या कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल का या पोटेंशियल एनर्जी का अस्तित्व होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन में, क्लोज लूप में वर्क डन 0 नहीं होता है, इसलिए कुछ भी कंजर्व नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर गौर करते हैं, हमने क्या सीखा, हमने अभी ये सीखा कि यदि हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मान 0 हो, मतलब हमारे पास वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव 0 हो, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि DU प्लस DK इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हम लिख दिया DK बराबर माइनस DU। ओके, अब ये देखो DK क्या है, DK जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क एनर्जी थ्योरम से तुम जानते हो कि वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम सिस्टम पर एक प्रतिबंध लगा रहे हैं कि सिस्टम हैज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, सिस्टम हैज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स,
मतलब सिस्टम पर केवल कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होगा, और कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो इसका मतलब है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा। तो ये हो जाएगा माइनस डी। अब थोड़ा सा गौर करो, इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी यू। ओके, ओह सॉरी, दोनों साइड, इस साइड डिफरेंशियल एलिमेंट है, इस साइड भी डिफरेंशियल एलिमेंट है, तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट इस साइड भी रहेगा। तो डी डब्ल्यू सी इक्वल टू फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट बराबर माइनस डी यू। ओके, तो यहाँ पर फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल आर। आप इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे क्योंकि ये ग्रेडियंट है और ये ग्रेडियंट जो होता है वो वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू, आप यदि कंजर्वेटिव फोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। ठीक है, तो ये आपको एक रिलेशन मिल रहा है। इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देता हूँ। एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स आई, एफ वाई इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे, और एफ जेड इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल जेड के। आप इसको पूरे को मिलाकर यदि एक साथ लिखते हैं या लिखती हैं तो आप लिखेंगे एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप और माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। सब में से माइनस यदि आप कॉमन करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और आप इसको एक नए तरीके से लिख सकते हैं एफ इक्वल टू माइनस जस का तस, आप ऑपरेटर को अलग कर दीजिए, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे। इसको डेबा भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको डेबा भी बोला जाता है, डेल को डेबा भी बोला जाता है। ठीक है, डेबा बाई डेबा एक्स आई, डेबा बाई डेबा वाई जे प्लस डेबा बाई डेबा जेड के। ओके, और u जो है उस सब में कॉमन है, इसलिए मैंने इस पोटेंशियल एनर्जी को बाहर निकाल दिया। ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग, ये जो है ये ऑपरेटर है, फर्स्ट ऑर्डर पोजीशन, ये जो ऑपरेटर है या किसी स्केलर को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर रहा है, और इसमें जो डिफरेंशिएशन है वो एक्स वाई जेड माने हर एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर, या इसको हम लोग कहते हैं नेबुला। क्या बोलते हैं, नेबुला, या इसको हम डेल द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये एक ऑपरेटर हो गया, एफ इक्वल टू माइनस, और ये नेबुला हो गया हमारा, और ये हो गया यू। ओके, इसको एक और नाम से पढ़ते हैं और वो नाम होता है ग्रेडियंट। एफ बराबर माइनस ग्रेडियंट यू। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है और अगर पोटेंशियल एनर्जी का आप ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो इस ग्रेडियंट का जो ऋणात्मक मान होता है, नेगेटिव वैल्यू जो होता है, वो आपको क्या बताता है, वो आपको कंजर्वेटिव फोर्स का मान बताता है। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यू होता है। ओके, कोई दिक्कत। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखा रहा हूँ कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर सबसे पहले गौर कीजिए। अगर हम किसी, यहाँ पर हम स्केलर लिए हैं, वेक्टर तो लिए नहीं है, तो ये जो ग्रेडियंट है या इसको जिसको हम नेबुला बोल रहे हैं, ये नेबुला जो है ये किसी स्केलर के पोजीशन में चेंज के रिस्पेक्ट में उस स्केलर में जो परिवर्तन हो रहा है उसका मान बता रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं आप एक ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर ये ठंडी का मौसम है, चूँकि अभी बहुत गर्मी है, लेकिन थोड़ा सा हम कल्पना करते हैं ताकि कल्पना में हमें ठंडक मिले, और यहाँ पर हमने अलाव जलाया है और बहुत ठिठुरन की ठंडी है। तो क्या होता है, इस अलाव के चारों तरफ टेम्परेचर फील्ड होते हैं। क्या होते हैं, टेम्परेचर फील्ड, जिनको हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं, ये हमारे टेम्परेचर फील्ड है। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर आप टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अगर आप इस सोर्स से दूर जा रहे हैं या नज़दीक आ रहे हैं या सोर्स के किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पर जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। और इस डिस्प्लेसमेंट जब आप करते हैं, जैसे अब आप आग के सोर्स से दूर जा रहे हैं, अलाव के सोर्स से, अलाव जो है उससे दूर जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि गर्मी जो है घट रही है,
यदि आप नज़दीक आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि गर्मी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और यदि आप इसके चारों तरफ सर्किल में घूम रहे हैं और जो ये अलाव है यूनिफॉर्मली यहाँ जल रहा है, तो आपको लगेगा कि ना गर्मी बढ़ रही है ना घट रही है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं कि वह पोजीशन के रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में किस प्रकार चेंज हो रहा है, तो वो एक वेक्टर की तरह व्यवहार करता है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप इस दिशा में जाइएगा तो ये मैक्सिमम रेट से घटेगा, इस दिशा में जाइएगा तो मैक्सिमम रेट से क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आप इस सर्किल पर चल रहे हैं तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर भी रहे हैं तब भी क्या होगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, बल्कि कांस्टेंट होगा। क्योंकि यह इको टेम्परेचर सरफेस है, इस सरफेस पर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि अगर कोई स्केलर आप ले रहे हैं और उस स्केलर का आप यदि पोजीशन के रिस्पेक्ट में रेट चेंज देख रहे हैं, तो वो रेट चेंज जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पर। अब यहाँ पर देखिए, चेंज इन टेम्परेचर dt/dx अगर हम निकाल रहे हैं और थीटा एंगल है तो ये कंपोनेंट में भी टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई स्केलर आपके पास है और स्केलर का आप पोजीशन के रिस्पेक्ट में रेट चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट, या उसको हम सूचित करते हैं नेबुला ऑपरेटर से। और F इक्वल टू होता है माइनस नेबुला इंटू ई। ध्यान देंगे ये केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही संभव है। तो आपने यहाँ पर इस चीज़ को समझ लिया। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए y बराबर आपके पास फंक्शन है y बराबर, या मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है a इक्वल टू x²y/z, और यदि आप dA/dx निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आप dA/dx निकाल रहे हैं तो आपको y और z को कांस्टेंट रखना होगा, और y z कांस्टेंट हो गया, और डिफरेंशिएशन आप किसका करेंगे, x का करेंगे। इसी प्रकार से यदि आप dA/dy निकाल रहे हैं तो आपको x² और z को कांस्टेंट रखना होगा, और डिफरेंशिएशन किसको करना होगा, y का करना होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एक राशि को डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी राशि को कांस्टेंट रखते हैं, तो इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो डेबा से डिनोट करते हैं। ये थोड़ा सा अलग ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर बताता है कि हम एक राशि के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बाकी जितनी भी अन्य राशियाँ हैं उनको हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम डेबा से डिनोट करते हैं। और इस या फिर इसको लाप्लेसियन मैंने बोल दिया, नेबुला ऑपरेटर से, या इसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ दिखाया है ग्रेडियंट के बारे में। थोड़ा सा मैं बस 2 मिनट मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक प्रूफ दे दे रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि हाँ, पोटेंशियल सम फोर्स जब निकालते हैं तो ये जो फार्मूला है वो वर्क करता है। और इसको हम केवल 1 डायमेंशन में काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 2 फोर्स लेते हैं। एक हमारे पास है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के लिए हमारे पास एक स्प्रिंग है हमारे पास, और स्प्रिंग का कांस्टेंट K है, और इसका जो खिंचाव है वो मैंने कितना किया है, x किया है। ब्लॉक मैंने बांध दिया यहाँ पे। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U बराबर जो होती है 1/2 kx² होती है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में हमारे पास एक मास है और उसको हम h ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जा रही है, mgh। अब देखिए विद्यार्थी, अगर आप स्प्रिंग को एक्सटेंशन x कर रहे हैं तो उसका जो फोर्स होगा वो F बराबर कितना होगा, -k × x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है। और यदि आप किसी मास को अर्थ सरफेस से ऊपर लेकर जा रहे हैं h, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा किधर लगेगा, नीचे लगता है, तो -mg। तो अगर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे इस कंसेप्ट से, ग्रेडियंट के कंसेप्ट से, या आप नेबुला के कंसेप्ट से, या फिर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से, तो आपको ये आना चाहिए -mg, और फोर्स स्प्रिंग आना चाहिए -kx। चलिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले स्प्रिंग के लिए देखिए, फोर्स स्प्रिंग इक्वल टू, चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, -del/del x और देखिए y और z कंपोनेंट तो इसमें है नहीं, इसमें केवल कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है। तो हम केवल कौन सा ऑपरेटर लेंगे, del/del x i माइनस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/2 kx²। अब यहाँ पर देखिए 1/2 बाहर, k बाहर, और x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। 2 कैंसल आउट, माइनस पहले से रह जाएगा, बराबर -k × x। आया कि नहीं आया, देखिए तो। इसी प्रकार से यदि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U बराबर कितनी है, mgh है। यदि आप F ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो
डेल यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक वेरिएबल है एच केवल, और एच को अगर आप वाई एक्सिस वाले वेरिएबल्स को लेते हैं एच के लिए तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस एम जी और इनटू कितना है डेल बाई डेल एच इंटू यू, सॉरी डेल बाई डेल एच इंटू यू, ये तो हो ही गया, माइनस डेल बाई डेल एच, क्योंकि यहाँ पर केवल एक डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है एच, तो डेल बाई डेल एच यू, एम जी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दिख रहा है कमल जी यहाँ, माइनस एम जी कॉमन हो गया, माइनस पहले से है और एम जी यहाँ से कॉमन हो गया, डेल एच बाई डेल एच 1 हो जाएगा, बराबर कितना होगा माइनस एम जी। देखिए तो यही ना है। तो इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है 1 डायमेंशन के लिए, तो ये वर्क करेगा 3 डायमेंशन के लिए। तो हम लोग अब तैयार हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है चाहे वो नॉन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए। तो ओके, फिर हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और ये आपका जो 2 लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 और ये लेक्चर नंबर 11 होगा, वो कंटिन्यूस है, आप इसको दोनों को एक साथ देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।